Hello to all and welcome to Learning Orbit. So let's continue our topic. हमारा टॉपिक था जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था, आधा रह गया था, आधा हम लोग कर चुके थे। आज हम उसे कंप्लीट करेंगे, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। लेट्स जस्ट स्टार्ट। ये था हमारा आज स्टार्ट होगा डिफरेंस बिटवीन वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट में क्या डिफरेंस है? वर्बल टेस्ट में लैंग्वेज और वर्ड्स आर यूज। वर्बल टेस्ट में जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, लैंग्वेज और वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। नॉन वर्बल टेस्ट इसमें पिक्चर्स, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा आर यूज्ड। अब नॉन वर्बल टेस्ट है जिसमें लैंग्वेज और वर्ड्स यूज़ नहीं की जाती, तो क्या यूज़ होगा? ऑफ कोर्स पिक्चर्स, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स यूज़ होंगे टेक्स्ट उस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। कैन नॉट बी यूज ऑन इलिटरेट्स। ये जो हमारा वर्बल टेस्ट है इलिटरेट पर्सन के लिए यूज़ नहीं हो सकता। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके लिए ये यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमें बोलना होगा, कम्युनिकेट करना होगा अच्छे से। उस जो टेस्ट में जो भी कंटेंट होगा उसे हमें उसे यूज़ करना होगा, तो इलिटरेट पीपल के लिए नहीं यूज़ हो सकता। Non-verbal test can be used on blind, deaf, dumb and uneducated. Non-verbal test पिक्चर्स, ये एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हम ब्लाइंड पर्सन, डेफ पर्सन, डम एंड अनएजुकेटेड पर्सन के इलिटरल पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैन बी यूज ऑन स्लो लर्नर्स। हमारे जो वर्बल टेस्ट है उसे हम लोग स्लो लर्नर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैन नॉट बी यूज ऑन स्लो लर्नर्स। सॉरी, वर्बल टेस्ट को हम लोग स्लो लर्नर्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हम इसे इलिटरेट पर्सन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसे स्लो लर्नर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कैन बी यूज ऑन एवरी टाइप्स ऑफ बॉय एंड गर्ल। हम इसे किसी भी तरह के मतलब किसी भी तरह के पर्सन पर यूज़ कर सकते हैं नॉन वर्बल टेस्ट को। कैन नॉट बी यूज ऑन वेरी स्मॉल चाइल्ड। वर्बल टेस्ट को हम लोग बहुत छोटे बच्चे के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी लैंग्वेज पे इतनी कमांड नहीं होगी। वर्बल उसकी ऐसी कमांड नहीं होगी अच्छी खासी जो कि वो हम उस पर ये टेस्ट कंडक्ट कर सकें। और ये टेस्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं नॉन वर्बल पिक्चर्स, बच्चे को पिक्चर्स दिखाकर पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं वो सब। एन इंडिविजुअल डिफरेंट मेरिट्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। जो दो लोग मतलब इसमें हम लोग मेरिट जो पर्सन्स की, इंडिविजुअल की मेरिट जो होती है उसे हम कंपेयर नहीं कर सकते दो लोगों की। और इसमें कर सकते कैन बी कंपेयर्ड। गेट्स अफेक्टेड बाय बुक्स, ये बुक्स से अफेक्ट हो जाती है। डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय बुक्स। इट कैन नॉट टेल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट माइंड, ये हमें लोगों के एब्स्ट्रैक्ट माइंड के बारे में नहीं बताती है। इट कैन डू सो, नॉन वर्बल टेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इट इज़ रिटन बट नॉट रिलायबल, ये रिटन होते लेकिन रिलायबल नहीं होते। इट इज़ मोर रिलायबल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट रिलायबल टेस्ट होते हैं। द चाइल्ड माइंड रिमेन्स अफेक्टेड बाय कल्चर, बच्चे का जो माइंड है वो कल्चर के हिसाब से अफेक्ट होता है। हर कल्चर के हिसाब से उसका माइंड मोल्ड किया जाता है, बना हुआ होता है उसी तरीके से, तो वो अफेक्ट होता है। दीज टेस्ट मेक माइंड इवेल्यूशन मोर रिलायबल, इस टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, और इसमें माइंड की इवेल्यूशन इवन मोर रिलायबल बनती है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के क्या क्या यूजेस हैं? फर्स्ट है हमारा इंट्रेसिंग फीबल माइंड चाइल्ड। मतलब जो फीबल का मतलब होता है आतंकी, जो वैसे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, आतंकी होते हैं, कमज़ोर दिमाग के। फीबल माइंड चाइल्ड इंट्रेसिंग, उन्हें उनके माइंड इंटेलिजेंस टेस्ट में वो सब भी पता किया जाता है। और इन डीलिंग विद डेलिंक्वेंट्स मतलब अपराधी बच्चे, जैसे वो जो बच्चे मतलब नॉर्मल से हटकर कुछ अलग चीज़ें करते हैं, कुछ क्लास में कुछ अलग हटके कर मतलब जो अपराध करते हैं बेसिकली, जैसे सिगरेट वगैरह पीना या जो भी वो लोग चीज़ें करते हैं वो सब।
तो इंटेलिजेंस टेस्ट में हमें यही पता चलता है बच्चे की आईक्यू क्या है, क्या उसके दिमाग में है, क्या किस हिसाब से उसका दिमाग चल रहा है, इंटेलिजेंस कितनी पहुंची है उसकी। तो उसमें हम लोग यही देखते हैं कि जो फीबल माइंड बच्चे, कमज़ोर दिमाग के, जो डेलिंक्वेंट्स हैं, वो उन सब का ध्यान रखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल, ऑफ कोर्स जो जैसे क्लासिफिकेशन बना दी गई है आईक्यू की, उसमें उन्हें उन्हें क्लासीफाई करना, उन बच्चों को उसमें रखना, उनकी कैटेगरी में रखना, वो सब। स्टडी ऑफ सेक्स डिफरेंसेस यूज़फुल इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। क्लासरूम में साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं टू स्टडी नेशनल एंड रेशियल डिफरेंसेस। helpful in school system for education, guidance for vocational guidance, extra promotion, guidance of learning activity, understanding personality। स्कूल सिस्टम में हेल्पफुल है, एजुकेशन गाइडेंस में, वोकेशनल गाइडेंस में। वोकेशनल गाइडेंस डिपेंड कर रहा है बच्चा एजुकेशन की फील्ड में आगे जाएगा, वोकेशनल फील्ड में आगे जाएगा, किसमें जाएगा, एक्स्ट्रा प्रमोशन में। गाइडेंस ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी को भी अंडरस्टैंड करने में हमें आईक्यू बहुत हेल्प करता है बच्चे का। लैब प्रिडिक्शन टू इंक्रीज एस्पिरेशन लेवल, सोशल एडजस्टमेंट, लर्निंग पेस, यूजफुल इन रिसर्च, एस्टिमेट ऑफ टीचर सक्सेस फॉर नोइंग वंस पोटेंशियलिटी। ये सब हमारे यूजेस है इंटेलिजेंस के, इंटेलिजेंस को हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट के। आगे चलते हैं, लिमिटेशंस क्या होती है। अब किस चीज़ के फ़ायदे हैं तो लिमिटेशंस भी हैं उसकी। तो इसमें लिमिटेशंस क्या कहते हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट के कमी है एक तरीके से। जो हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट हैं बहुत सारे स्टैंडर्डाइज हैं, काफ़ी सारे स्टैंडर्डाइज नहीं भी हैं। लैक ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी में भी कमी आ सकती है, ज़रूरी तो कोई है हर टेस्ट रिलायबल होगा। लैक ऑफ एक्यूरेसी, बिल्कुल टेस्ट में ज़रूरी है हर बार एक्यूरेसी आए या फिर हर टेस्ट एक्यूरेट हो। मोर एम्फेसिस ऑन स्पीड, कल्चरल बाउंड बहुत बार हो जाता है। लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो जाती है एक चीज़ को लेकर, एक तरीके को लेकर। मेजरमेंट ऑफ लिमिटेड एबिलिटीज़, उस टेस्ट में जो एबिलिटीज़ मेंशन्ड होंगी उन्हीं का मेजरमेंट होगा, तो सही बात है। मेजरमेंट ऑफ लिमिटेड एबिलिटीज़। टीचर्स पार्शियलिटी हो सकती है। गेस वर्क डिफरेंस, इनएडुकेट अपरेटस, इफेक्ट ऑफ एज लेवल का भी इफेक्ट है हमेशा। अब बच्चा की एज 9 है, फिर हम उसे 2 साल बाद उस पर टेस्ट कर रहे हैं, रिजल्ट तो चेंज हो गई, साथ में उसका इफेक्ट होगा एज लेवल का। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये थे हमारे लिमिटेशंस इंटेलिजेंस टेस्ट की। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज इंटेलिजेंस क्वेश्चन। एमए और आईक्यू के बारे में। मेंटल एज, द टर्म मेंटल एज वाज यूज्ड बाय बिने फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले हमारे जो टर्म मेंटल एज किसने यूज़ किया, बिने ने। इन्होंने हमें मेंटल एज के बारे में बताया। What is this concept can be clarified through the following examples। अभी कंसेप्ट को हम क्लैरिफाई कर सकते हैं इन एग्जाम्पल्स से। सपोज देर इज़ अ टेस्ट विच हैज़ 100 क्वेश्चंस। सपोज कीजिए एक टेस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं, लाइक जलोटाज टेस्ट। जैसे जलोटा का जो टेस्ट है उसमें 100 क्वेश्चंस है। एंड सपोज द मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स whose age is 13 years 6 months answer successfully 48 questions, then as the individual who earns a score of 48 regardless of his chronological age will be said to have a mental age of 13 years 6 months। सपोज तो इसमें जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट, जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट जो मतलब जो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी एज 13 ईयर 6 मंथ्स है, और जिन्होंने 48 क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं सक्सेसफुली, देन एज इंडिविजुअल हु आंसर स्कोर ऑफ 48, तो उन्होंने 48 का स्कोर अर्न किया रिगार्डलेस ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल एज। और उस रिगार्डलेस मतलब
उनकी ये वो क्या एज क्या थी, 13 ईयर 6 मंथ, लेकिन उन्होंने 48 क्वेश्चंस का आंसर सही दे दिया। तो उनकी हमारी जो विल बी सेट टू हैव तो उनकी क्रोनोलॉजिकल एज, तो उसकी मेंटल एज को हम लोग क्या मानेंगे, 13 ईयर 6 मंथ्स। तो यही था हमारा मेंटल एज का कंसेप्ट। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, this term was initiated by the German psychologist William Stern and put into wide practice by Terman। IQ हमारा सबसे पहले विलियम स्टर्न ने हमारा यूज़ किया, फाइंड आउट किया, एंड उसके बाद टर्मन ने इस पर प्रैक्टिस की, टर्मन ने इस पर काम किया। It appeared to Stern that if a child was 6 years old chronologically, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेंटली क्रोनोलॉजिकली क्या मतलब होता है। क्रोनोलॉजिकल एज हमारी वो एज है जिस जो हमारी मतलब जितने साल के हम लोग हुए हैं, फिजिकल जो हमारी एज है, लाइक आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, तो वो मेरी क्रोनोलॉजिकल एज है। जो हमारी फिजिकल एज है, बायोलॉजिकल एज भी बोलते हैं इसे, तो वो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है। मेंटल एज क्या है वो, अब मेंटल एज है हमारी जो इस वक्त हम मतलब हमारी माइंड की क्या स्थिति है, हमारी मेंटल एज माइंड के हिसाब से, ब्रेन के हिसाब से कैसी हम लोग कितने एज तक की एक्टिविटी कर रहे हैं। अब एज 20 है और मैं एक्टिविटीज़ कर रही हूँ 15 ईयर्स की, तो मेरी 15 ईयर्स के बच्चे की या 5 साल के बच्चे की, तो वो मेरी मेंटल एज हुई 5 ईयर्स। तो यही है इसमें कि इट अपीयर टू स्टैंड दैट इफ़ अ चाइल्ड वाज 6 ईयर्स ओल्ड क्रोनोलॉजिकली, अगर एक बच्चा है 6 साल का क्रोनोलॉजिकली, मतलब वो 6 साल का उसकी बायोलॉजिकल एज है, बट कुड डू व्हाट एन 8 ईयर्स ओल्ड नॉर्मली डज ही वुड बी, लेकिन वो मेंटली जो उसकी जो बच्चे की जो 6 साल का बच्चा 8 साल के बच्चे तक की एक्टिविटी कर लेता है, मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी उम्र की वो बिहेव कर लेता है, एक्टिविटीज़ कर लेता है, तो उसका IQ कितना होगा, तो 8/6 और 1.33 एज ब्राइट एज द एवरेज, मतलब एवरेज से ज़्यादा। एज इन दिस वे ही मेड द रेशियो MA/CA मेजर ऑफ द रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब हम लोग यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो IQ हमारा वो कैसे निकाला है। द रेशियो वॉज गिवन द नेम ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इस रेशियो को हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहा जाता है IQ। टू डू अवे विद द डेसिमल पॉइंट द रेशियो वॉज गिवन मल्टीप्लाइड बाय 100, उस डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ वाज नोन एज, एंड जो फॉर्मूला हमारा निकलता है IQ का कैलकुलेट करने का, फाइनली क्या आता है, IQ इज इक्वल्स टू MA मेंटल एज डिवाइडेड बाय CA क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब यहाँ पे हमारा कितना निकला था, 1.33 MA/CA है ना, तो 1.33 है, इसे हम अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 133 उसकी आ गई हमारी IQ। तो आप लोग समझ गए होंगे IQ कैसे निकालना है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, क्या पता हम एग्ज़ाम में दे दे उसकी एज इतनी है, मेंटल क्रोनोलॉजिकल एज ये है, तो आप IQ बताएं, या फिर ये भी दे सकता है IQ इतना है और क्रोनोलॉजिकल एज इतनी है, तो आप लोगों को हो सकता है मेंटल एज पूछ रहे, जो भी आप फॉर्मूले में पुट कीजिए एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या डायरेक्टली जो हमें IQ निकालता है वैसे कीजिए, तो आपका आंसर आ सकता है ईजिली। तो अब हमारा क्लासिफिकेशन क्या है IQ का, बाय मेकिंग यूज़ ऑफ द फॉर्मूला ऑफ IQ गिवन बाय स्टर्न, हमने जो स्टर्न ने फॉर्मूला दिया था IQ उसे यूज़ किया। टर्मन tried to classify the individual into certain specific categories on the basis of the data collected through the administration of his intelligence test for terming them average, below average and above average as given below। स्टर्न का जो फॉर्मूला था IQ का, उसे यूज़ करके टर्मन ने एक क्लासिफिकेशन किया लोगों का, जिसमें उसने स्पेसिफिक कैटेगरीज बनाई, किसके बेसिस पे, जो भी उसने डाटा कलेक्ट किया था इंटेलिजेंस टेस्ट के जो रिज़ल्ट आए थे उनके बेसिस पर उसने एवरेज, बिलो एवरेज और अबव एवरेज की कैटेगरी बनाई। वो देखते हैं कैटेगरीज। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला 140 एंड अबव, 140 एंड अबव जिसकी IQ होगी, मतलब
इसमें बच्चे की मेंटल एज ज़्यादा होगी और क्रोनोलॉजिकल एज कम होगी। जिसका हमने ऊपर पढ़ा था 6 साल का बच्चा 8 साल की एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका भी उसकी 133 थी ना, तो वो किस में आएगा, यहाँ पर वेरी सुपीरियर में। 120 से 40 मतलब वेरी सुपीरियर वो बच्चा है। 140 से अबव होगा गिफ्टेड और जीनियस। 120 से 140 वेरी सुपीरियर और 110 से 120 सुपीरियर। 90 से 110 नॉर्मल और एवरेज, जो कि मेनली हमारी 80% लोग हमारे 90 टू 180 के बीच में, एवरेज क्लास में भी नॉर्मल बच्चे मैक्सिमम होते हैं। तो 75 से 90 हमारी बॉर्डर लाइन एंड डल। 50 टू 75 है मोरॉन्स। 25 टू 50 है इम्बेसिल। बिलो 25 है इडियट। तो ये थी हमारी आईक्यू की क्लासिफिकेशन, उनके आईक्यू उनके बेसिस पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है आज का, जो हमारा कल भी रह गया था। काफ़ी लंबा टॉपिक था बट इंटरेस्टिंग था और एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। और हम लोग तो अपना पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं पूरा तैयारी। तो ये था हमारा टॉपिक, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। गाइस आगे की वीडियोस भी हम लोग डालते रहेंगे टाइम से, और टॉपिक्स भी आगे के हम लाइन वाइज चलते रहेंगे। सो स्टे ट्यून। थैंक यू गाइस।